नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आधार बनाकर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ेगा भारत। क्या है भारत का एजेंडा, क्या होंगी भारत की प्राथमिकताएं, आज न्यूज नाइट में करेंगे इसी पर चर्चा। साथ ही बात होगी गुजरात चुनाव की भी, जहां आज पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। और बताएंगे आपको डिजिटल करेंसी के बारे में भी, जिसकी पायलट योजना की शुरुआत आरबीआई ने आज कर दी है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत ने औपचारिक रूप से संभाली G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने कहा, समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा भारत का G20 एजेंडा। विनाश के हथियारों से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर दुनिया के ताकतवर देशों से ईमानदार बातचीत को दिया जाएगा प्रोत्साहन। G20 की अध्यक्षता के पहले दिन देश भर में कई कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के 75 विश्वविद्यालय के छात्रों से किया संवाद। कहा, दुनिया की चुनौतियों के बीच G20 की अध्यक्षता संभालना गर्व का विषय, तो साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। विभिन्न स्थानों पर जारी किया गया G20 का लोगो, देश के ऐतिहासिक स्थलों की विशेष रूप से किया गया रोशन। गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक करीब 60% वोट। कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ ईवीएम में बंद। कई दिग्गजों ने भी डाले वोट। गुजरात में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। अहमदाबाद में 16 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी भीड़, काफिले पर हुई पुष्प वर्षा। पीएम ने रोड शो में काफिले को रोक कर दिया एम्बुलेंस को रास्ता। गुजरात में दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किया रोड शो। कांग्रेस पर किया वार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई रैलियों को किया संबोधित। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया रोड शो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार भी हुआ तेज। बीजेपी की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार में जुटे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की कई जगहों पर रैलियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद। कांग्रेस का भी प्रचार जारी। नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1.45 लाख करोड़ के पार। लगातार 9वें महीने रहा 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा। पिछले साल की समान अवधि से 11% की बढ़त। भारत की करेंसी के इतिहास में नया युग। आरबीआई ने रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल ई-रुपया करेंसी की जारी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में 4 बैंकों में शुरुआत। डिजिटल करेंसी जारी करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में हुआ शामिल। और शुरुआत करते हैं G20 की खबर से। भारत ने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। भारत की 1 वर्ष की अध्यक्षता की अवधि अगले वर्ष 30 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान देश के अलग अलग स्थानों में 32 अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 200 बैठकें होंगी। यही नहीं, G20 को जन भागीदारी से जोड़कर पब्लिक का G20 बनाना चाहता है भारत। दिसंबर के शुरू होते ही भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में यूनिवर्सिटी कनेक्ट नाम से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर सहित कई अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग जगहों और राज्यों के 75 विश्वविद्यालय के छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आपूर्ति श्रृंखला से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे में G20 की अध्यक्षता संभालना जहां एक गर्व का विषय है, तो वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी। Our endeavor is to make that consensus more relevant through a wider process of consultation. Indeed, our very choice of guest countries
is reflective of this intent. Harmonizing various interests is something that is ingrained deeply in India's history and culture. We have long been a pluralistic and consultative society who have debated issues openly before we arrive at a decision. Since this is deeply ingrained in our DNA, we have never been insecure with diversity. Our essential unity is not only the basis for pluralism, but it is also a source of confidence for engaging the world. वसुधैव कुटुंबकम G20 के लिए भारत का ध्येय वाक्य भी यही है, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक साझा भविष्य। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा कि देश के पास अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत को विश्व के एक बड़े मंच पर रखने का बेहतरीन अवसर भी है। It is also our responsibility to showcase in the most rightful ways befitting her stature and glory. India has as much uniqueness as it has diversity. We have a responsibility to bring out the best traditions of India before the world. G20 जो दुनिया के जीडीपी की 85% हिस्सेदारी साझा करता है और 75% वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी रखता है, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विशेष तौर पर ग्रीन मूवमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसके साथ बहुउद्देशीय वैश्विक मंचों में सुधार को लेकर भी जोर रहेगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। वहीं विदेश मंत्रालय ने G20 की अध्यक्षता को लेकर कहा कि भारत इससे हर एक व्यक्ति को जोड़ना चाहता है और इसे पब्लिक का G20 बनाना चाहता है। Our presidency cannot be successful without involving the young citizens of India, the youth of India. That is why for us, all of you are the most important constituent of this G20. Our efforts at engaging the youth in G20 activities, we are also involving school students through special G20 sessions in various schools. Taking this people's participation concept further, today the Hornbill Festival in Kohima features a special focus on the G20. We will try to do that with some other festivals as we go along. 100 monuments, including some UNESCO World Heritage Sites, are being specially illuminated today, and citizens have been invited to join a selfie campaign that is being run by MyGov around those illuminated monuments. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने आज G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इस अवसर पर मैं वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत एक सफल अध्यक्षता के लिए देश को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। अतिथि देवो भव की सम्मानित परंपरा में मैं भारत में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करती हूं। इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को शुभकामनाएं दी हैं। The theme of India's presidency, One Earth, One Family, One Future, perfectly sums up the future of global technology as well. At no time in history have we seen faster development of new technologies. Emerging tech is fundamentally reshaping our economies and our daily lives. मौका ऐतिहासिक है और नई उम्मीदों से भरा हुआ है। आम जन को G20 से जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगो जारी किया गया। वहीं देश के ऐतिहासिक स्थलों को विशेष रूप से रोशन किया गया। ये लाइटिंग विश्व धरोहर और भारत के ऐतिहासिक संरक्षित इमारतों में 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। भारत का प्रयास साझा भविष्य के लिए साझा समाधान पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस व्यापक और मानवता के कल्याण के लिए एकजुट होने की सोच के साथ आज भारत ने औपचारिक रूप से G20 समूह की अध्यक्षता संभाल ली। G20 को लेकर भारत की प्राथमिकताओं को प्रधानमंत्री ने एक लेख के माध्यम से सामने रखते हुए लिखा कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर निकाला जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि G20 को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या बड़े बिंदु रखे हैं सामने। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के दुनिया के सबसे अहम मंचों में से एक G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बड़ी वैश्विक उपलब्धि है। हाल ही में बाली में हुए G20 सम्मेलन में पीएम मोदी को भारत की अध्यक्षता सौंपी गई थी और आज औपचारिक रूप से भारत ने समूह की कमान संभाल ली है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के सभी प्रमुख अखबारों में एक लेख लिखा।
जिसमें भारत की G20 की अध्यक्षता के एजेंडे को विस्तार से बताया गया है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर वो अग्रणी भूमिका भी निभाएगा, ये सुनिश्चित हो रहा है। जितना कीचड़ नकारात्मक लोग जो भारत को मजबूत नहीं देख सकते उछालेंगे, उतना भारत मजबूत होगा। पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा, G20 की पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं खुद से पूछता हूँ, क्या G20 अभी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि ऐसा हम कर सकते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता दुनिया में भारत की एक सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है जिसकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं। आज हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनका समाधान आपस में लड़के नहीं बल्कि मिलकर काम करने से निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस सकल विश्व का सूक्ष्म जगत है, जहां विश्व की आबादी का छठा हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। भारत के लोकतंत्र की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी आदेश से नहीं, करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वर में मिलाकर बनाई गई है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत का एजेंडा पेश करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्पलेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारी G20 भागीदारों बल्कि दुनिया के दक्षिणी हिस्से में हमारे साथ चलने वाले देशों, इनकी बातें अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं, के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। हमारी प्राथमिकताएं हमारी एक पृथ्वी को संरक्षित करने, हमारे एक परिवार में सद्भाव को पैदा करने और हमारे एक भविष्य को आशान्वित करने पर केंद्रित होंगी। अपने प्लेनेट को पोषित करने के लिए हम भारत की प्रकृति की देखभाल करने की परंपरा के आधार पर स्थायी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को प्रोत्साहित करेंगे। मानव परिवार के भीतर सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए हम खाद्य, उर्वरक और चिकित्सा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति को गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करेंगे ताकि भू राजनीतिक तनाव मानवीय संकट का कारण न बने। जैसा हमारे अपने परिवारों में होता है, जिनकी जरूरतें सबसे ज्यादा होती हैं, हमें उनकी चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों में उम्मीद जगाने के लिए हम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों से पैदा होने वाली जोखिमों को कम करने और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाने पर सर्वाधिक शक्तिशाली देशों के बीच एक ईमानदार बातचीत को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। पीएम ने अपील की है कि आइए हम भारत की G20 अध्यक्षता को संरक्षण, सद्भावना और उम्मीद की अध्यक्षता बनाने के लिए एकजुट हों। आइए हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एक नए प्रतिमान को स्वरूप देने के साथ मिलकर काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संरक्षण, सद्भावना और उम्मीद की अध्यक्षता, ये है संदेश जो आज प्रधानमंत्री ने विश्व को दिया कि G20 को लेकर भारत की क्या सोच है। लेकिन क्या है G20? आइए आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखते हैं G20 को लेकर। दरअसल G20 को कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20, और ये जो ग्रुप ऑफ 20 है, इसमें यूरोपीय संघ के साथ साथ जो अन्य 19 देश हैं, कुल मिलाकर 20 का ग्रुप, इसीलिए इसको G20 नाम दिया गया है। वहीं अगर हम G20 की बात करते हैं तो 1999 में इसका गठन किया गया था। अर्थ संकट के माहौल में इसको सामने लेकर आया गया था। लेकिन इसकी महत्ता कितनी ज्यादा है? इसकी महत्ता इन मायनों में आंकी जा सकती है कि 60% विश्व की आबादी, 80% वैश्विक GDP, 75% वैश्विक व्यापार, ये तमाम देश इसी समूह में हैं और ये समूह इनका प्रतिनिधित्व करता है। शुरू में दरअसल ये वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का ही संगठन था, यानी आर्थिक संगठन के तौर पे इसे बनाया गया था।
लेकिन उसके बाद 2008 की जो भयानक मंदी विश्व ने देखी, उसके बाद इस संगठन में बदलाव किया गया। उसके बाद बदलाव इन मायनों में हुआ कि जो G20 के राष्ट्र के नेता हैं, उनकी वार्षिक बैठक होगी साल में एक बार जरूर, यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्री स्तर की बैठकें होती ही हैं। इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स, अलग अलग देशों के विभिन्न राष्ट्र के, वो शामिल होते हैं। सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष देश पर होती है जो शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। साथ ही जो अध्यक्ष देश है, इसी पर इस बात की भी जिम्मेदारी होती है कि सम्मेलन का एजेंडा भी अध्यक्ष देश ही निर्धारित करता है। और अब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। ऐसे में 2023 में जो शिखर सम्मेलन होगा, उसका आयोजन भारत करेगा, एजेंडा भारत सेट करेगा और पूरे एक साल में, अब अगले एक साल में मंत्री स्तरीय तमाम अन्य बैठकों का आयोजन भारत ही करेगा। तो इन मायनों में G20 भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जबकि भारत ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, तो भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। ये जो प्राथमिकताएं हैं, इनमें भारत ने स्पष्ट किया है कि समावेशी, न्याय संगत और सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको G20 में रखा ही गया है, इस पर भी काम किया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, तकनीक सक्षम विकास हो। जलवायु वित्त पोषण एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर हमने देखा कि कैसे बाली में भी इस पर सहमति बनी। इसके अलावा वैश्विक खाद्य सुरक्षा की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो भारत की ओर से प्राथमिकताओं में सामने रखे गए हैं। लेकिन G20 की राह आसान नहीं है। क्या है चुनौतियां आगे की राह में, ये भी आपके सामने रखते हैं। दरअसल जिस तरीके का कोविड के बाद माहौल अर्थव्यवस्था को लेकर विभिन्न देशों में चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, उसके मद्देनजर जो मध्यम आय, कम आय वाले देश हैं, उनको शामिल कर वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, क्योंकि उन पे विकास के साथ कर्ज का बोझ ना पड़े, तमाम इन पहलुओं पर भी गौर करना। बढ़ती महंगाई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, जो एक बड़ी चुनौती विश्व भर के देशों के सामने है। सरकारों को कर्ज को बढ़ाए बिना कमजोर लोगों की मदद करना। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित, समावेशी रिकवरी के लिए संयुक्त कार्रवाई, सब देश मिलकर कार्रवाई कर सके। इसके अलावा अधिक खुला, स्थिर और पारदर्शी नियम आधारित व्यापार हो, इस पर भी जोर देना। वैश्विक श्रृंखलाएं, सप्लाई चेन्स की बात हम लगातार करते हैं, इन सप्लाई चेन्स को, इन वैश्विक श्रृंखलाओं को मजबूत करना। ये तमाम कुछ बिंदु हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, जो ये बताते हैं कि क्या चुनौतियां हैं G20 के मंच के सामने। और अब चूंकि भारत ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, ऐसे में इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सबको साथ लेकर चलने की जो सोच भारत ने सामने रखी है, उसे कैसे आगे बढ़ा सकता है भारत, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं G20 की ही। हम जैसे बता रहे थे कि G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली है और प्रधानमंत्री ने आज जो लेख लिखा, उसमें क्या भारत की एक व्यापक सोच है उसको सामने रखा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, G20 में भारत का मंत्र।
चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशोक सज्जनहार जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर संजय पांडे जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अशोक जी, आपको लंबा अनुभव रहा है, आपने विभिन्न देशों के बीच में कैसे काम किया जाता है, पूरी व्यवस्था कैसे चलती है, इसको बहुत करीब से आपने देखा है। लेकिन जब G20 जैसा एक बड़ा मंच सामने आता है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ये जो सोच हम सामने रख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जिस तरह की चुनौतियां विश्व के सामने है, यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट, खाद्य संकट इत्यादि, इन सब के मद्देनजर ये सकारात्मक सोच किस तरह की ऊर्जा का संचार करती है और किन मायनों में दिशा दे सकती है कि भारत की अध्यक्षता में हम इन पर पार पा सकते हैं? जी बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो विश्व के सामने इस समय चुनौतियां हैं, बहुत ही भीषण चुनौतियां हैं। बिल्कुल। यहां तक कि आपने देखा होगा जब बाली में शिखर सम्मेलन हुआ अभी पिछले महीने में, तो वहां पर पूरे जो उनके सदस्य थे वो भी नहीं आ पाए। राष्ट्रपति पुतिन ने वहां पर आने से और उसमें सम्मिलित होने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और उनको यह अंदेशा था अगर वो यहां पर आते हैं तो उनको बहुत ही आइसोलेट किया जाएगा। तो इसीलिए दुनिया में बहुत ही मुश्किलात हैं। जो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे दुनिया बाहर आने का प्रयास कर रही है, उससे निजात पाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसका जो प्रभाव रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो जो कि विकासशील देश है उनके ऊपर और ज्यादा पड़ा है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है, और सोशल इश्यूज पर भी, मेंटल हेल्थ इश्यूज पर भी, उससे भी वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने तो बिल्कुल ही पूरी दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये चुनौतियां बहुत अधिक बहुत बड़ी हैं, परंतु जैसे हमने भारत ने बाली में भी अगर वो उनकी जो लीडर्स डिक्लेरेशन है उसको पूरा करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा था, और उसमें जिस प्रकार से इस रूस और यूक्रेन की युद्ध को उसमें कैसे दर्शाया जाए उस डिक्लेरेशन में, वो भारत ने उसमें बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। और यही उम्मीद हम करते हैं जो अगर ये चुनौतियों से हमने जूझना है तो पूरी दुनिया को साथ लाना होगा एक प्लेटफॉर्म पर, और वही है जो हमारा मोटो हमने इसको इस बार लिया है अपनी प्रेसिडेंसी का, ममता जी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो अगर पूरी दुनिया को हम एक साथ, एक परिवार के समान हम उनके साथ बर्ताव करेंगे और उनको उनके साथ सहयोग करेंगे, तभी हम जो ये चुनौतियां हैं, चाहे वो वायु परिवर्तन की हो, चाहे वो महिलाओं की या युवा वर्ग, यानी जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लड़कर नहीं मिलकर समस्याओं का समाधान हम निकाल सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर संजय पांडे, जब हम कहते हैं कि मिलकर हमें करना है, वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि किस तरीके से देश बटे हुए हैं। विदेश मंत्री ने इस बात को सामने रखा कि पोलराइज्ड वर्ल्ड है, कि बाली में ही सब लोगों को एक मंच पर लाना कितना मुश्किल हो रहा था, जो अशोक जी ने भी बात सामने रखी। ऐसे में देशों के बीच में, क्योंकि देश हित सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं आज के दौर में, क्योंकि तमाम चुनौतियां सामने हैं, देश हित से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के प्रति सोचते हुए मिलकर आगे आना कितना, किन मायनों में आपको लगता है कि भारत ने अपनी जो स्थिति विश्व में बनाई है उसके चलते ये उनके लिए संभव होगा? देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी कहा है कि युद्ध हो रहे हैं, तरह तरह के मनमुटाव हैं देशों के बीच में, लेकिन ये कहना कि सहयोग संभव नहीं है, ये सही नहीं होगा। और जिस तरह की समस्याएं आज विश्व के सामने हैं, उनसे निपटने में कोई भी देश अकेले सक्षम नहीं है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो, या जलवायु परिवर्तन हो, खाद्य समस्या हो, या ऊर्जा संकट हो, ये सारी समस्याएं ऐसी हैं जिसमें बिना सहयोग के, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के, सभी देशों के जब तक वो इकट्ठा नहीं होते हैं तब तक इनका समाधान निवारण नहीं हो सकता है। इसी बात को इंगित किया है प्रधानमंत्री ने अपने लेख में, और इसीलिए भारत एक समावेशी नीति का पक्षधर है, और वो कह रहा है कि जब तक इस तरह की एकता, सारा विश्व जब तक अपने आप को एक परिवार नहीं महसूस करेगा तब तक उन्नति नहीं संभव है। जब एक परिवार में मानेंगे तो इकट्ठा होकर आगे बढ़ने और समस्याओं से निपटने
का हम में साहस होगा, तो यही मूल मंत्र है और भारत इसी दिशा में प्रयास करने वाला है। ये बात भारत ने साफ की है। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबंध तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ है, उसके मद्देनजर ये उम्मीद की जा रही है कि ये भारत ये कर सकता है। लेकिन अशोक जी, एक बात, क्योंकि हम देखते हैं कि एशियाई देश हो, अफ्रीकी देश हो या फिर लैटिन अमेरिका के देश हो, उन्हें ये विश्वास होता है कि भारत हमारी आवाज बन सकता है। ये जो विकसित बनाम विकासशील देशों के बीच की खींचतान है, चाहे वो पर्यावरण तमाम अन्य मुद्दों को लेकर होती है, कहां तक भारत की अध्यक्षता विकासशील देशों के लिए एक बेहतर संकेत साबित हो सकती है और उनके मुद्दों को भारत मुखरता से उठा सकता है? विकासशील देशों के लिए कितनी मजबूत आधार बन सकता है भारत की अध्यक्षता? देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहूंगा। ये तो जो विकासशील देश ये समझते हैं जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे हैं G20 या ऐसे ही कुछ और जो बड़े सम्मेलन होते हैं, तो उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उनके इंटरेस्ट पर, उनके हितों पर यकीनन उसका प्रभाव पड़ता है, परंतु उनकी आवाज वहां पर नहीं उठाई जा सकती है। इतनी ज्यादा जोर से उनके जो हित हैं उनको आगे नहीं ले जाया जाता है। और वही भारत ने दिखाया है। जो भारत अपने हितों को तो रखेगा, उनको तो सेफगार्ड करेगा, पर उसके साथ साथ विश्व का भी जो भला है, विश्व के जो हित हैं, उनको भी सामने नजर में रखते हुए उसको आगे चलेगा। और एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा आपको। जो देखिए, 16 जनवरी को पिछले साल को हमारे यहां पर टीकाकरण की शुरुआत हुई और उसके 4 दिन बाद 20 जनवरी को हमने अपनी जो टीका है, अपनी जो वैक्सीन है, वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत हमने उसको और बहुत सारे देशों में भेजना शुरू कर दिया। अपने जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, सभी देश, और दूर दराज के देशों में भी, चाहे ब्राजील हो, डोमिनिकन रिपब्लिक हो, वहां पर भी हमने इनको भेजना शुरू कर दिया। मतलब कि अभी तक करीब 200 देशों में 200 मिलियन डोज हमने 100 देशों से अधिक को दिए हैं। तो पूरी दुनिया ये समझती है जो भारत अपने हितों को प्रोटेक्ट करता है, परंतु और देशों के हितों को भी सामने रखता है, क्योंकि और जो विकसित देश थे उनके पास बहुत ज्यादा और वैक्सीन थे, परंतु उनमें से किसी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। हमने जो गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया है, उसमें बहुत ज्यादा हमने विकासशील देशों को ही साथ में मिलाया है, जैसे बांग्लादेश है, मॉरिशस है, इजिप्ट है वगैरह। तो क्योंकि उनको भी यहां पर हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जो उनकी आवाज भी वहां पर मुखरित हो और जो कुछ वो कहते हैं, उनके जो हित हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनको भी जो फाइनल डिक्लेरेशन दिल्ली से निकलकर आएगी अगले साल सितंबर में, उसमें उनके भी सब हित वहां पर निहित होने चाहिए। तो ऐसे में अशोक जी, क्या ये माना जाएगा कि जो अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि G20 में जो भी देश अध्यक्षता लेता है तो जो पिछली प्रतिबद्धताएं होती हैं वो तो आगे बढ़ती ही हैं, उन पर काम चलता ही है, उसके अलावा देश अपने एजेंडे को सामने रखता ही है। लेकिन तो क्या ऐसे में वर्किंग ग्रुप्स में ये जो देश हैं जिनको हमने मेहमान देश बनाया है, क्या इनकी भी भागीदारी रहेगी? क्या मंत्री स्तरीय वार्ताएं जो होती हैं उनमें भी इनकी भागीदारी रहती है? नहीं, वो केवल समिट में ही आएंगे। वो अगले साल 9-10 सितंबर को जब यहां पर शिखर सम्मेलन होगा तो वो देश केवल उसी समय आएंगे। परंतु मेरे विचार से हमने अपने काम से ये सबको दर्शा दिया है जो भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। और जैसे कहा जाए, जो इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, और वहीं फिर इन देशों में भी ये बहुत उनको भी ये समझ है और उनको ये कॉन्फिडेंस है, जो भारत जब भी जो अपना काम कर रहा है तो उसमें उनको भी साथ में लेकर आगे चलेगा। जी, प्रोफेसर संजय पांडे, सप्लाई चेन्स एक इतना बड़ा मुद्दा कोविड के वक्त निकलकर सामने आया कि देशों ने ये समझा, इस बात को रियलाइज किया कि हमें सप्लाई चेन्स को सेव करना जरूरी है, किसी एक देश पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद भारत तथा अन्य देशों की तरफ रुख हुआ कि सप्लाई चेन्स में इनका योगदान होना चाहिए। भारत की अध्यक्षता में जब भारत कहता है कि हम भू राजनीतिक समीकरणों से हटकर, राजनीति से हटकर सप्लाई चेन्स पर मिलकर काम करेंगे, तो इसके क्या मायने होते हैं और ये किन मायनों में मौजूदा दौर में भारत के लिए एक चैलेंज भी रहेगा?
देखिए, यूक्रेन संकट के समय में हमने देखा कि कई तरह के, जैसे खाद्यान्न संकट उससे जुड़कर निकल कर आया है, या जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, उनके आयात और निर्यात पर भी में भी समस्या आई है। इसके अलावा ऊर्जा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही, और तीसरी दुनिया के देशों के सामने एक बहुत बड़ा खाद्य संकट जो है इसके कारण, क्योंकि रूस और यूक्रेन मिलकर एक बहुत बड़ा प्रतिशत विश्व का जो खाद्यान्न है और गेहूं है वो सप्लाई करते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या, और भारत का मानना है कि इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये इंश्योर करना होगा कि इससे किसी किस्म का प्रतिरोध या डिसरप्शन सप्लाई चेन्स में ना आए, चाहे वो खाद्यान्न के विषय में हो या उर्वरकों के विषय में हो या तेल और नेचुरल गैस के विषय में हो। तो इसलिए, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, दवाओं से लेकर और बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हैं। और ये जो दुनिया भर में या यूरोप और एशिया में आजकल जो बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सप्लाई चेन्स को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रयास है। जी अशोक जी, जब हम सुधारों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की बात करते हैं, लंबे वक्त से भारत तो इस मांग को उठा ही रहा है कि सुधार होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न देशों के प्रेजेंस, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में। भारत जैसे मजबूत देश जिनका प्रतिनिधित्व बनता ही है, ऐसे में G20 की अध्यक्षता के द्वारा भारत का इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार में भारत कितनी महत्वपूर्ण पहल या योगदान या जोर दे सकता है कि ये सुधार आगे बढ़ सके? क्योंकि बोलते तो सब हैं, लेकिन किया जाए ये बहुत जरूरी है। तो कहां तक आपको लगता है इस मुद्दे पर भारत प्रभावित कर सकता है विश्व को? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ममता जी, क्योंकि शुरुआत से जब से 2014 में, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री गए थे सितंबर 2014 में और पहली मर्तबा उन्होंने UNGA को एड्रेस किया था, तो तब उन्होंने कहा था जो हमको रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, तब पूरी दुनिया का हुलिया एकदम अलग था और अब उसके जो समीकरण हैं वो बहुत ही हद तक बदल चुके हैं। और आपको याद होगा 2020 में भी हमने यही कहा था, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पेंडेमिक के साथ डील करने में बिल्कुल असमर्थ रही थी, असफल रही थी। तब भी हमने कहा था जो ये मल्टीलैटरलिज्म जो है इसको हमें बदलना है, क्योंकि बहुत सारे और देश जो आ गए हैं जिनको वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो होना चाहिए। और अभी भी आपको जब G20 के शिखर सम्मेलन में बाली में प्रधानमंत्री ने यही कहा, जो क्योंकि ये असमर्थ रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से असमर्थ रहा है जो दुनिया के विश्व के जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको डील करने में, इसीलिए G20 का जो रेलेवेंस है और इंपॉर्टेंस है, महत्व और बढ़ गया है। तो एक वर्किंग ग्रुप हमने बनाया है ममता जी इसमें, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, और मैं समझता हूं, और इसमें सभी देशों को इन्वॉल्व किया जाएगा, और मैं समझता हूं जो हमारा भारत का ये इसमें इरादा है जो इसको बहुत जोर से पुश किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ अपने समर्थन में लिया जाए, जिससे कि हम इसको कुछ ना कुछ ठीक रूप दे सके और संयुक्त राष्ट्र संघ और जो एजेंसी हैं उनमें जो बदलाव की जरूरत है उसको हम ला सकें। बिल्कुल। प्रोफेसर पांडे, एक बड़ा आह्वान जो आज किया गया वो ये कि जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी आगे बढ़कर इस G20 की भारत की अध्यक्षता में अपना योगदान दे। अगर वेबसाइट खोलते हैं हम G20 की, तो उसमें भारत वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ, और सबसे ऊपर लिखा है सजेशंस फ्रॉम सिटीजन्स, और आप उसे खोलते हैं तो उसमें आपको दिखता है कि नागरिकों को साथ लेकर, जोड़कर G20 की अध्यक्षता में उनके योगदान को भी लेकर सामने लाना चाहता है भारत। इस सोच के पीछे के जो व्यापक प्रभाव आप देखते हैं वो क्या है? कहां तक आपको लगता है कि ये पहल, जन भागीदारी की पहल को G20 की अध्यक्षता के साथ जोड़कर एक नवीन सोच लेकर आगे आ रहा है भारत?
देखिए, पिछले 3 सालों में कोविड काल में जिस प्रकार भारत की सरकार ने आम जनता तक, चाहे वो खाद्यान्न हो या आवश्यकता की अन्य वस्तुएं हैं, उनको पहुंचाने का काम किया है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और बहुत सारे G20 के देश मानते हैं कि भारत की इस पहल और ये जो अनुभव है भारत का, इससे दुनिया के अन्य देश भी लाभान्वित हो सकते हैं। जहां तक युवाओं की बात है, तो हमें ज्ञात है कि भारत में युवाओं का प्रतिशत दुनिया में सबसे अधिक है किन्हीं अन्य देशों की तुलना में, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़े एसेट हैं, और इस बात को हमारी सरकार समझ रही है। इसीलिए जन भागीदारी की बात मूलतः युवाओं को भागीदार बनाने की बात है, महिलाओं को भागीदार बनाने की बात है, और विकास के जो भी लाभ हैं उनको आम जनता तक, सामान्य जन तक पहुंच सके, प्रयास यही है। और इसी सोच के साथ भारत चाहेगा कि G20 में भी आम जनता को जोड़ा जाए, उसकी समस्याओं की बात हो और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो तकनीकी या अन्य जो भी तरीके हैं जिनका भारत में आजकल बड़े व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है, और इसका अनुभव अन्य देशों को मिले, और इस प्रकार तकनीकी के माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास होगा। अशोक जी, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात को सामने रखा कि G20 के मंच पर हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट सामने रखा और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी G20 में और भारत की, उनको भी सामने रखा। तो क्या इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र से भी मंत्रालय भी जुड़ेंगे या अलग अलग क्षेत्र के लोग भी सामने आएंगे, ताकि G20 की अध्यक्षता में देश जिस सोच के साथ इन तमाम देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है उसमें सबका योगदान होगा? जो हमने अपने लिए हमने चुनौतियां चुनी हैं या अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव्स चुने हैं, जो हम जिसके ऊपर ज्यादा काम करें, तो उसमें अब स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। क्योंकि अब स्वास्थ्य को ऐसे नहीं लिया जा सकता जो सभी देश, ये इस पेंडेमिक के बाद सभी देश अपना काम करेंगे, क्योंकि सभी पूरी दुनिया का जो स्वास्थ्य है वो एकदम मिला हुआ है। हमने देखा है जो अगर एक देश में पेंडेमिक का वो कोविड-19 हुआ तो वो एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। तो इसीलिए इससे पहले कि अगला वाला दूसरा पेंडेमिक हमारे ऊपर स्ट्राइक करे, हमको उसके लिए तैयार होना चाहिए। और भारत में तो ये अपने कामों से भी और अपनी जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से है और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से है और दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग से, ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। तो इसीलिए भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का दायित्व बहुत बढ़ गया है, और इसीलिए स्वास्थ्य को हमने एक ऐसा मुद्दा माना है जिससे कि हम सभी देश मिलकर साथ में काम करें और सभी देश में भलाई हो। बिल्कुल, सभी की भलाई हो, यानी जो भी जरूरतमंद है उन सब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, डिजिटल इनोवेशंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे तक लेकर आया जाए। तो एक बड़ी व्यापक सोच है, ये सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं बल्कि तमाम विभिन्न पहलू या मुद्दे जिन पर भारत गंभीरता से काम करके एजेंडे को आगे लेकर बढ़ना चाहता है, उस पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी करने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज नाइट। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
और अब बात कर लेते हैं चुनावों की। गुजरात में पहले चरण के लिए कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक करीब 60% वोट पड़े। कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। कई दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। में पहले चरण की राज्य की 89 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात समेत राज्य की 19 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण की सभी सीटों पर सुबह 8 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम के 5 बजे तक चली। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। मतदान का समय समाप्त हो जाने के बाद भी कई बूथों पर पंक्ति में खड़े लोग अपने अपने बारी का इंतजार करते देखे गए। Phase of Gujarat general elections, 8 o'clock the poll started and it started very nicely and the whole day the polling completed very successfully and very peacefully. सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में मोरबी, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और भावनगर सहित 12 जिलों में वोट डाले गए। इन जिलों में तमाम मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचे। कई जगहों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग पहले मतदान फिर जलपान के संदेश का पूरी तरह पालन करते दिखे। इत्मीनान पंक्तिबद्ध लोगों ने मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दक्षिण गुजरात के भरूच, सूरत, तापी सहित 7 जिलों में भी हाल ऐसा ही रहा। भरूच में कई मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। हमारी फर्ज है, हमारा काम अच्छा था है, हमारा नागरिक की फर्ज है वोट देना ही। हमने आज सपरिवार प्रथम घंटे में ही मतदान किया। हमें भी सभी राष्ट्र हित को लेकर जो काम करने वाले हैं, ऐसे विचारधारा को मत के अभी पे वापिस आए हैं। मैंने बेरोजगारी को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है और महंगाई को ध्यान में रखकर वोटिंग किया है। लास्ट 2 ईयर से बेरोजगारी और महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। हम लोगों को काम भी कम हो गया है, इसलिए हमने मुद्दा तो यही रखा है कि युवाओं को बेरोजगार है और महंगाई बहुत बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंतजाम किए गए थे। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुविधाएं बनाई गई थी। कई जगहों पर महिलाओं ने भी जमकर मतदान किया। कई पोलिंग बूथों पर इन महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राज्य के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी पहली बार मतदान का उत्साह देखते ही बनता था। सब यंगस्टर्स को देश का विकास देखना चाहिए कि किसमें क्या सही है और यंगस्टर्स को ही फ्यूचर को डिसाइड करना है कि कैसे हमें आगे जाना है और क्या सिचुएशन में रहना है। आज मुझे बहुत खुशी है, मैंने पहली बार वोट किया। आगे बढ़ रहा है गुजरात, तो गुजरात का तो फिक्स ही है जनता किसे चूज करने है। और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है हमारे सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें और इसीलिए मैं ये वोटिंग करने आई हूँ। लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़े चेहरे भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में किसी से पीछे नहीं छूटना चाहते थे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग की। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में तो उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा ने राजकोट में मतदान किया। चुनाव प्रचार की भागम भाग से समय निकालकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने सूरत में वोट डाले, तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भावनगर के एक मतदान केंद्र में अपने मत डाले। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने पोरबंदर में, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी मां के साथ अमरेली में मतदान किया। आम आदमी पार्टी के नेता अल्पेश कथीरिया और भाजपा नेता दर्शना जरदोश ने भी सूरत में मतदान किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने नवसारी जिले में सपरिवार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना बहुमूल्य मत दिए। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य में 25,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे। गुरुवार को मतदान के साथ ही 69 महिला और 719 पुरुष उम्मीदवारों के साथ कुल 788 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। राज्य की इन 89 सीटों पर 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में है। बंद ईवीएम के नतीजे राज्य में 8 दिसंबर को होने वाले मतगणना के बाद सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो गुजरात में चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने अपने अपमान को गुजरातियों के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में इस बात को लेकर होड़ चल रही है कि मोदी को कौन ज्यादा गाली दे सकता है। विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। गुजरात में 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कलोल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि कौन मुझे कितना गाली दे सकता है। भाइयों बहनों, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે, મને લાગે છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદીને ગાળો દેવી, આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને અપમાનિત કરવા, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે। અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત। परंतु कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था के केंद्रों के पुनर्निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात की आस्था और गौरव को स्थापित करने का काम उनकी सरकार ने किया है, लेकिन कांग्रेस को आस्था और श्रद्धा का अपमान करने में मजा आता है। उन्होंने कांग्रेस पर व्यंग करते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इसके लिए मानसिक संतुलन नहीं खो देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पार्टी आस्था ऊपर जेटલું અપમાન થાય, શ્રદ્ધા ઉપર જેટલું અપમાન થાય, એમાં જ મજા આવે છે। ખબર નહીં શું થઈ ગયું છે કોંગ્રેસને। ભાઈ ચૂંટણીઓ હારીએ પણ એમાં માનસિક સંતુલન ગુમાવવાનું કોઈ કારણ છે? કોઈએ કલ્પના કરી હતી કે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાનો જે સંકલ્પ છે એમાં આપણું કાલોલ, હાલોલ, વડોદરા, ગોધરા, દાહોદ આખો પટ્ટો એક મોટી તાકાત બનીને ઉભરી રહ્યો છે ભાઈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कालोल, छोटा उदयपुर और हिम्मतनगर में 3 रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री 2 दिसंबर को यानी शुक्रवार को भी राज्य में अपना तूफानी चुनाव प्रचार जारी रखेंगे। गुरुवार को पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजरें राज्य में 5 दिसंबर को होने वाली दूसरे चरण के चुनाव पर आकर टिक गई है। मेघना देव और चंद्रशेखर के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुजरात में पहले चरण की सीटों पर तो मतदान खत्म हो ही गया है, लेकिन अब दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। अहमदाबाद में 5 दिसंबर को मतदान होना है। वहां प्रचार की कमान संभाले एक बार फिर प्रधानमंत्री नजर आए। प्रधानमंत्री ने पूरे शहर में एक लंबा रोड शो किया। खुली गाड़ी में सवार होकर वे शहर के कई इलाकों से गुजरे। ये रोड शो कई मायनों में इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद के 16 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस दौरान सड़क किनारे अपार जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा, लोगों ने गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। अपने रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने देश की महान विभूतियों सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया। और रोड शो के दौरान ही एक बार प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना भी पड़ा और काफिला रुका मानवता के लिए। दरअसल एक एम्बुलेंस को उसी सड़क पर एम्बुलेंस आ गई जिधर से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री ने काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया। तो गुजरात में दूसरे चरण के क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रैलियां की। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई रैलियों को संबोधित किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहमदाबाद में रोड शो किया। आइए देखते हैं कैसा रहा आज का चुनाव प्रचार और कैसे रहे आज के प्रचार के चुनावी बयान। गुजरात चुनाव में एक ओर पहले चरण का मतदान चल रहा था तो दूसरी ओर दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। तमाम राजनीतिक दल रोड शो और रैलियों के जरिए जनता तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रचार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में रैलियां करके जनता से वोट मांगा तो अहमदाबाद में रोड शो किया। अहमदाबाद के रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। अमित शाह ने सबका अभिवादन किया। शाह ने इस दौरान कहा कि जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का प्रयोग किया, उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया है। इस बार भी मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता देगी। जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। बाद में अमित शाह ने विसनगर में रैली की और जनता से फिर बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील की। शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा के वीजापुर में रोड शो किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के बायड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करती रही। कांग्रेस संकट के समय जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती। न ये आपकी सुख दुख में सहभागी बन सकते हैं, न ये आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, न ये आपको सुरक्षा ही दे सकते हैं और न हमारे देश को ये वैश्विक स्तर पर सम्मान ही दिला सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जमकर प्रचार कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके राज में गरीबों की समस्याएं हल नहीं हुई हैं। इतने साल हुकूमत करने के बावजूद भी क्यों यहाँ पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? 2-3 साल के मुकाबले में अगर आप सोचेंगे तो 17% अत्याचार बढ़ गए हैं। आम आदमी पार्टी का भी प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। दोनों ने अहमदाबाद में रोड शो किया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो महिलाओं और युवाओं को तमाम गारंटी दी जाएगी। ये चुनाव आपका भविष्य बना सकता है। ये चुनाव गुजरात का भविष्य बना सकता है, गुजरात का भविष्य बदल सकता है। ऊपर वाले का इशारा समझो और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए झाड़ू का वोट दबाना। उल्लेखनीय है कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की राज्य की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के लिए भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज नाइट। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC
unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली नगर निगम चुनावों में विभिन्न पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों की फौज जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। भाजपा जहां आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने गुरुवार को कई रैलियां और रोड शो किए। एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रचार में अपने स्टार नेताओं की फौज उतार दी है। केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार के काम में लगे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिल्ली में विकासपुरी और हरिनगर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। विकासपुरी वार्ड पर भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे सुनील जिंदल के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जहां दिल्ली के विकास के लिए काम किया है, तो वहीं केजरीवाल सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। स्कूल के कमरे नहीं बने, लेकिन गली गली ठेके खोलने की शुरुआत इन लोगों ने की। ये तो महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ा। क्या ऐसी सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो काम करेंगे, आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ कोई नजर आता है तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नजर आती है। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से शराब घोटाले पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घेर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भले ही सिसोदिया का नाम पहली चार्जशीट में शामिल नहीं है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। आप ईमानदार हैं, उप मुख्यमंत्री एक्यूज नंबर 1 भ्रष्टाचारी नहीं है, तो ये मोबाइल क्यों बदल रहे थे? कौन सी मनोहर कहानी, कौन सी काली दाल है जिसको आप छुपा रहे थे जनता से? वहीं आम आदमी पार्टी का प्रचार भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की आरडब्ल्यूएस ही अब मिनी पार्षद होंगी। काउंसलर जो है फिर पूरे एरिया का काउंसलर है। मान लीजिए कोई सड़क पूरे एरिया से गुजर रही है, उसके ऊपर निर्णय, उसकी सफाई वो सब काउंसलर करेगा, पर आप अपने अपने एरिया के काउंसलर बन गए, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो आप डिसीजन लेंगे, जनता से पूछ के लेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने भी रैलियों और पद यात्रा के जरिए वोट मांगा। पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दिल्ली के घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, प्रवासियों और आस्थाओं के शहर दिल्ली में छठ घाटों की संख्या बढ़ाने और नागरिक सुविधाओं से युक्त पार्क और युवाओं के रोजगार वाली दिल्ली जैसे वादे किए गए हैं। कुल मिलाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। ये जन आक्रोश यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगी और ये यात्रा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध की घटनाओं के खिलाफ की जा रही है। राजस्थान में भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा के जरिए अपना शंखनाद फूंक दिया। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध, सांप्रदायिक घटनाओं के खिलाफ की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के दशहरा मैदान आदर्श नगर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, राजस्थान राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। 1,20,000 लाख करोड़ रुपए हमारे फार्मर्स का, किसान का कर्जा चुकाना था। और क्या कहा था राहुल ने
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इतना गिनूंगा और फिर कर्जा माफ हो जाएगा। अभी वो यात्रा पर हैं, जरा उनसे पूछना ये 1 2 3 4 की गिनती भूल गए हो कि याद है, और लोगों को बताना कि आक्रोशित हम इसीलिए नहीं है, हम आक्रोशित इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी आंखों में धूल झोंकती है और हमारे हितों के नुकसान पहुंचाती है। इस बात को आपको कहने की आवश्यकता है। भाजपा अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया लक्ष्य प्रदेश के 2 करोड़ लोगों से जनसंपर्क करने और तकरीबन 75,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के हैं। भाजपा अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए कि प्रदेश में विकास कार्यों को अटकाने का काम किया जा रहा है, वहीं कई योजनाएं नाम बदलकर प्रदेश में चलाई जा रही हैं, लेकिन इससे अशोक गहलोत को कोई लाभ नहीं होगा। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदल करके अगर जन आधार योजना रखे तो इसको ये कहते हैं कि जिल्द बदल दिया, किताब तो वही थी लेकिन जिल्द बदल करके अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता का औकात पता चल जाती है कि सोच कितनी हल्की है। अगर भामाशाह स्वास्थ्य योजना उसको चिरंजीवी योजना बना दिया, क्या सोचते थे कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश भाजपा के मुख्यालय में पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठक भी की। राजस्थान में कांग्रेस की आपसी कलह और कुशासन के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश यात्रा कितना असर डाल पाएगी, इसका अनुमान करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि भाजपा ने साल 2023 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों से काफी पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर इरादे जता दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. विदेश मंत्रालय ने उत्तराखंड में भारत और अमेरिकी सेनाओं के युद्धाभ्यास पर चीन की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि वे किसी अन्य देश को ये वीटो नहीं देता कि उसे किस देश के साथ युद्धाभ्यास करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उत्तराखंड के ओली में भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास से वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में भारत चीन के बीच हुए वर्ष 1993 और 96 में हुए करार का उल्लंघन होता है। युद्धाभ्यास की बात कर रहे हैं ओली में, ये हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन्हीं समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए और उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एफएम रेडियो चैनलों को शराब, मादक पदार्थ, हथियार, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमा मंडन करने वाले गाने चलाने या प्रसारित करने को लेकर परामर्श जारी किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनलों को जारी एक परामर्श में उनसे कहा है कि वे ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट में निर्धारित नियमों तथा शर्तों का कड़ाई से पालन करें तथा इनका उल्लंघन करने वाली किसी सामग्री का प्रसारण ना करें। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित माने जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक नोट लिया था कि ऐसी सामग्री नई उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और गैंगस्टर संस्कृति को जन्म देती है। और जीएसटी के मोर्चे से अच्छी खबर है। नवंबर के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपए रहा। लगभग 9वें महीने जीएसटी राजस्व 1,40,000 करोड़ से अधिक रहा।
नवंबर 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है, जो 1,31,526 करोड़ रुपए था। नवंबर महीने के दौरान माल के आयात से राजस्व 20% अधिक था और घरेलू लेन देन से राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 8% अधिक है। करेंसी के इतिहास ने अब तक कई करवटें ली हैं। शुरू में बार्टर सिस्टम होता था, जहां सामान के बदले सामान लिया जाता था। फिर इतिहास में मुद्राओं का प्रचलन बढ़ा। स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, तांबे, कांसे और दूसरी धातुओं की मुद्राएं प्रचलन में आई। अब दौर है पेपर करेंसी का, जिससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन अब जमाना आ गया है डिजिटल करेंसी का। आरबीआई ने भारत में डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी पायलट योजना की शुरुआत आज 1 दिसंबर से कर दी है। कोशिश है कि वर्चुअल करेंसी के फायदों को ग्राहकों तक पहुंचाया जाए, लेकिन इसमें क्रिप्टो करेंसी जैसी अनिश्चितता और अस्थिरता नहीं होगी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर के 4 बैंकों से इसकी शुरुआत हुई है। आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। डिजिटल करेंसी को ई-रुपए का नाम दिया गया है। इसी के साथ भारत दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो डिजिटल करेंसी परियोजना को लागू करने पर काम कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने साफ कर दिया कि डिजिटल करेंसी के फायदों के साथ कुछ जोखिम भी है और इसीलिए इस नई व्यवस्था को लेकर के अध्ययन जारी है। आमतौर पर डिजिटल करेंसी को लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ कंफ्यूज करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। डिजिटल करेंसी का प्रयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है और किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी एल्गोरिथम पर आधारित एक निजी टोकन है, जिसकी कीमत किसी निजी एक्सचेंज पर तय की जाती है। डिजिटल करेंसी बैंक नोट से अलग नहीं है, लेकिन डिजिटल होने की वजह से ज्यादा सुरक्षित है और प्रयोग में आसान है। डिजिटल रुपया हमारी पेपर करेंसी की तरह होगा और आरबीआई सीबीडीसी को आसानी से सिस्टम में लाना चाहती है। सीबीडीसी को लीगल टेंडर वाले डिजिटल करेंसी के तौर पर परिभाषित किया गया है। गौरतलब है कि किसी भी देश में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है और एक निजी प्रोडक्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होता और ये एक निजी प्रोडक्ट है। सीबीडीसी धारक को पेपर करेंसी जैसा ही अनुभव प्रदान करेगा, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में। क्रिप्टो करेंसी किसी भी वित्तीय व्यवस्था को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है, जिससे समाज में अस्थिरता आ सकती है, जबकि सीबीडीसी का मकसद वर्चुअल करेंसी का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना है और निजी वर्चुअल करेंसी के नुकसान से बचाना है। कोविड के दौरान भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मजबूती को पूरी दुनिया देख चुकी है। इसी साल नवंबर महीने में ही 7 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए, जिसमें करीब 12 लाख करोड़ रुपए के लेन देन शामिल हैं। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। फिलहाल पहले चरण के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसे शुरू किया गया है। रिटेल डिजिटल रुपए के इस्तेमाल का पहला मौका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद इसे अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में लागू किए जाने की योजना है। डिजिटल रुपए का इस्तेमाल किसी भी तरह की खरीदारी, बिजनेस, बड़े या छोटे लेन देन या फिर विदेशों में पैसा भेजने के लिए भी किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक इससे पहले डिजिटल रुपए के होलसेल का पायलट परीक्षण 1 नवंबर को पूरा कर चुका है। खास बात यह है कि ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के काम करेगा। सरकार को उम्मीद है कि इसके इस्तेमाल से अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी और वित्तीय व्यवस्था और सुरक्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई है डिजिटल करेंसी, जो आने वाले वक्त में जल्द ही हम सब के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। हवाई सफर करने वालों को अब एयरपोर्ट पर ना तो पहचान पत्र दिखाने की जरूरत होगी और ना ही बोर्डिंग पास। देश के 3 शहरों में डिजी यात्रा ऐप की शुरुआत हुई है, जिसमें यात्री अपने आधार कार्ड और फोटो को अपलोड कर सीधे अपने चेहरे की पहचान से हवाई अड्डों पर प्रवेश कर सकेंगे। इससे समय की तो बचत होगी ही, प्रवेश भी पेपरलेस होगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 दिसंबर से डिजी यात्रा की शुरुआत कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों से शुरू की है। This will provide a huge fillip to passenger service, passenger operability and passenger convenience in the days to come.
डीजी यात्रा का मतलब है कि अब आपको डीजी यात्रा एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसको अपने आधार से जोड़ना होगा, एक आपको अपनी फोटो यानी सेल्फी फोटो लेनी होगी और उसके बाद सीधे आप जब अपने एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आपको बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके के पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक 50% समय की बचत होगी देश के अंदर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को। इसके दूसरे चरण की शुरुआत मार्च 2023 में होगी, जिसमें विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे के हवाई अड्डों पर भी डीजी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। डीजी यात्रा ऐप का मकसद यात्रियों के सफर को आसान और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी देंगे 24 घंटे पहले डीजी यात्रा के माध्यम से, वो इंफॉर्मेशन आपकी यात्रा खत्म होते ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी जितनी भी जानकारियां हैं, डेटा इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे हाथों में नहीं जाएगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित भी रहेगा। अपने कैमरामैन एस जयशंकर के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अब आपकी यात्रा होगी डीजी यात्रा। आइए अब तेज रफ्तार में आपको दिखाते हैं देश की ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने HIV एड्स से निपटने के लिए सामाजिक समावेशिता बढ़ाने और एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में युवाओं के सहयोग से समाज में जागरूकता लाई जानी चाहिए। डॉक्टर पवार ने गुरुवार को यहां विश्व एड्स दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि HIV एड्स प्रभावित आबादी के विरुद्ध भेदभाव कम करने की आवश्यकता है। नक्सली और पुलिस के बीच पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक ही दिन में 2 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए। 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। मुठभेड़ में कई नक्सली भी घायल हैं। इलाके में अब भी सर्च अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागालैंड के अपने पहले 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बृहस्पतिवार को कोहिमा पहुंचे। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल जगदीश मुखी और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में पूरा हो गया है। कड़ी सुरक्षा में पुलिस आफ्ताब को अस्पताल लेकर पहुंची थी। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफ्ताब ने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े जंगल में फेंके थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शुक्रवार से इंडिया गेट पर दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश भर से लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार, उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। यह मेला 7 दिसंबर तक चलेगा। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 58वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन किया गया था। कच्छ के रण से लेकर कश्मीर में बर्फ के बीच BSF के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ देश सेवा में जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर से कथित जबरन वसूली मामले में पिंकी ईरानी को गिरफ्तार कर लिया है। पिंकी ईरानी बुधवार को आर्थिक अपराध शाखा के कार्यालय में जांच में शामिल हुई और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।